वेलकम टू के फार्मेसी। मेरा नाम है कुणाल शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी के चैप्टर नंबर 2 कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन। देखो, जो ये चैप्टर है ये मेनली जो है वो समझने का है। 95% इसमें क्या है, नॉर्मल थ्योरी है जो कि आप इजीली सुन के समझ सकते हैं। 1 से 2 पॉइंट आएंगे जो आपको याद रखने हैं और वो केवल उस पॉइंट को याद रखना, और उसके अलावा मैं आपको सारे के सारे पॉइंट क्या करवा दूंगा, याद करवा दूंगा। देखो, वैसे चैप्टर तो बहुत बड़ा होता है ये, लेकिन हम केवल वो चीज़ फोकस करेंगे जो एग्जाम में आती है। तो एग्जाम में क्या आता है, देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एग्जाम में क्या आता है। मैं इस बार कुछ क्वेश्चंस भी लिखाया हूँ जो हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। देखो इधर देखो ये किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जीपीपी पे क्वेश्चन आया है। यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और ये देखो फिर क्वेश्चन आए हैं, और यहाँ तो मैंने पूरा 2025 का पेपर यहाँ पर रख दिया है, तो इसको आप देख लेना। तो देखो यार, हम केवल उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं और जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फालतू का ज्ञान रखने से कोई मतलब नहीं है, तो उतना ही हम पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनर हमसे एग्जाम में पूछता है। तो देखो, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपकी एक मेडिकल शॉप है, ठीक है। वहाँ पर आप एज अ फार्मासिस्ट काम करते हैं, ठीक है। अब आप क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं क्या, ठीक है। एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट डज फॉर मोर देन जस्ट हैंड आउट मेडिसिन, देयर कोर प्रोफेशनल ड्यूटीज इंक्लूड। देखो, जो एक फार्मासिस्ट होता है उसका काम केवल ये नहीं होता कि एक पेशेंट को दवाई दे दी और उसे पैसे ले लिए, ऐसे करके उसके और भी काम होते हैं। वो काम क्या क्या होते हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। आप अपने आप को ऐसा अज्यूम करो, आपकी एक फार्मेसी की आउटलेट है और आप उसके क्या हो, मालिक हो, और आप कैसे कैसे चीज़ों को वर्कआउट करेंगे। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर रहने वाला है। मेक श्योर इसके जो नोट्स हैं आप टेलीग्राम से डाउनलोड करें, और टेलीग्राम के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये वाला चैप्टर है, इसको हम 5 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट होगा प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, दूसरा होगा जीपीपी, तीसरा होगा लीगल रिकॉर्ड एंड मेंटेनेंस, एंड चौथा है पीपीआर 2015, और लास्ट वाला है एसओपी, ठीक है। सारी के सारे जो है इंपॉर्टेंट है, और इसको हम ऐसा क्वेश्चन की फॉर्म में आप पढ़ना, सो दैट ये आपको ज़्यादा इजीली याद हो पाएगा। तो चलिए हम पहले मूव करते हैं प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट। जो प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट की उसको हम देख रहे हैं। तो देखो, बिल्कुल ही ज़्यादा समझने का टॉपिक रहेगा, ठीक है। देखो, प्रिक्योरमेंट एंड स्टोरेज, जो भी एक फार्मासिस्ट होगा वो दवाइयों का प्रिक्योरमेंट करेगा, उनको स्टोर करेगा, जैसे कि प्रॉपर कंडीशन में, जैसे कि रेफ्रिजरेशन में। जैसे एक दवाई आती है जिसका नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन को ऐसे हम शेल्फ में नहीं रखते हैं, ठीक है। उसको हम रखते हैं, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उसको ठंडे में रखा जाता है। यदि उसको ऐसे रखेंगे तो उसकी जो पोटेंसी है, ठीक है, उसकी पोटेंसी क्या होगी, उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या करा जाता है, ये फार्मासिस्ट क्या होता है, बाइंग हाई क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एंड स्टोरिंग देम अंडर द प्रॉपर कंडीशन लाइक रेफ्रिजरेशन टू मेंटेन इट्स पोटेंसी, ठीक है। और क्या काम होते हैं इसके, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। देखो, कंपाउंडिंग क्या थी, पहले चलती थी, हम चैप्टर नंबर 1 में इसकी अच्छी तरह बात कर चुके हैं। और डिस्पेंसिंग का मतलब होता है दवाई देना, ये तो उसका काम रहता है, ये तो जानते हैं आप। पेशेंट काउंसलिंग का मतलब होता है कि कि कैसे एक पेशेंट को दवाई लेनी है, कब लेनी है और क्यों लेनी है, कैसे कैसे करके उस पेशेंट को समझाना। सप्लाई ऑफ मेडिसिनल डिवाइसेस, प्रोवाइडिंग एंड एक्सप्लेनिंग आइटम लाइक इनहेलर, ग्लूकोमीटर, बीपी मॉनिटर, ठीक है। जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं उनको सप्लाई करता है। डॉक्यूमेंटेशन करता है, कीपिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल स्टॉक एंड इशूड मेडिकेशन, ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड हेल्थ स्क्रीनिंग, प्रोवाइड reliable drug information to the public, and offering basic tests like blood pressure, blood sugar monitoring। जो बेसिक स्क्रीनिंग वगैरह होती है वो फार्मेसी के अंदर प्रोवाइड करी जाती हैं। ओटीसी एंड फिजिशियन कंसल्टेशन, रिकमेंड करेगा ओटीसी को, यानी जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है उसको रिकमेंड करेगा, और उसको एंड कॉन्टैक्ट करेगा डॉक्टर से इफ प्रिस्क्रिप्शन हैव एरर एंड इशू। अगर मान लीजिए किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, उसमें यदि कोई एरर या फिर इशू है तो वो क्या करेगा, डॉक्टर से क्या करेगा, कंसल्ट करेगा। पब्लिक हेल्थ प्रमोशन, एजुकेट द कम्युनिटी ऑन हेल्थ, लाइफस्टाइल, वैक्सीन, डिजीज प्रिवेंशन। तो ये क्या थे, नॉर्मल पॉइंट थे जो कि एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कम्युनिटी फार्मासिस्ट के बारे में। हमने किसकी बात करी, हमने पहला जो हमारे 5 ही टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें से पहला हमने बात कर ली प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट, ठीक है। तो देखो, हमने इसके बारे में क्या बात करी कि भैया ये एक तो दवाई को लाएगा, उसको स्टोर करेगा, ठीक है। कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग, यदि आपके पास एक पेशेंट आएगा तो उसे काउंसलिंग करोगे, ठीक है। आप सप्लाई करोगे मेडिकल डिवाइसेस, जैसे ऑक्सीमीटर हो गया, बीपी मॉनिटर हो गया, ठीक है, शुगर नापने की मशीन हो गई, इन सारे डॉक्यूमेंटेशन करोगे, आसान सी बात है, ठीक है। और ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड हेल्थ स्क्रीनिंग, जैसे आजकल क्या है फार्मेसी पे ही सारी चीज़ होने लग गए, जैसे किसी का ब्लड शुगर नाप दिया, बीपी नाप दिया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारे पॉइंट थे जो इस टॉपिक के अंदर कवर थे, तो ये टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है जीपीपी। जीपीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, ठीक है। तो देखो, फार्मेसी की कैसी प्रैक्टिस, फार्मेसी की अच्छी प्रैक्टिस, ठीक है। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी एम्ड एट प्रोवाइडिंग एंड प्रमोटिंग द बेस्ट यूज ऑफ ड्रग, मेडिसिनल डिवाइसेस एंड अदर हेल्थ सर्विसेज पेशेंट एंड द जनरल पब्लिक। तो देखो, इसका जो नाम है वही सारी चीज़ें क्या कर रहा है, अपने आप सेल्फ डिफाइन कर रहा है। ऐसा नहीं है आपको चीज़ें याद करनी है, नहीं, आपको समझनी है। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस मतलब फार्मेसी के अंदर प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अच्छी प्रैक्टिस का मतलब क्या है, देखो जैसे कि यार एक तो आप जो ड्रग है उनका सही यूज़ करो, मेडिकल डिवाइसेस का यूज़ करो, हेल्थ सर्विस टू द पेशेंट एंड द जनरल पब्लिक, ठीक है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसकी फुल फॉर्म याद रखना, तो आप इसकी डेफिनेशन अपने आप बना पाओगे, ठीक है। तो ये जीपीपी जो है, अब हम पूरा नहीं बोलेंगे इसको, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस है ना, जीपीपी बोलेंगे शॉर्ट में।
तो देखो जो जीपीपी है ये डेवलप बाय द इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन इन 1992 टू सेट स्टैंडर्ड फॉर बोथ कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी सेटिंग। ठीक है, जीपीपी जो थी वो 1992 में एफआईपी यानी इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन द्वारा बनाई गई। ठीक है, ताकि अच्छी फार्मेसी चले कहाँ पे, कम्युनिटी जो आपकी लोकल फार्मेसी होती हैं और हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। ठीक है, कोर ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके, कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ जीपीपी टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ क्वालिटी मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट। ठीक है, ये एंश्योर करता है यार आपके पास जो है वो अच्छे मेडिकल क्या होने चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट आने चाहिए ताकि वो आगे वाले कस्टमर को भी मिले। टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस टू द पेशेंट। ठीक है, टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस टू पेशेंट, जो पेशेंट है उसको एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन मिले और उसको क्या मिले, प्रॉपर एडवाइस मिले। टू मिनिमाइज ड्रग अब्यूज़ एंड मिसयूज़, यानी अगर हम जीपीपी फॉलो करते हैं तो जो ड्रग के अब्यूज़ हैं और उसके मिसयूज़ हैं वो क्या होते हैं, वो कम होते हैं। टू प्रमोट गुड हेल्थ एंड हेल्थी लाइफ स्टाइल, और इससे क्या होता है, गुड हेल्थ और एक हेल्थी लाइफ स्टाइल प्रमोट होती है। तो देखो जीपीपी में क्या करना है, इसकी डेफिनेशन के साथ रखेंगे, गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस, इसके आप डेफिनेशन ना देना। ठीक है, जो भी फार्मेसी की अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं ना वो सारी इसमें ठोक देना, आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ जीपीपी। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड हैं, जैसे एक होना चाहिए प्रमाइस। प्रमाइस का मतलब होता है जहाँ पर आप अपनी फार्मेसी चला रहे हो, यानी आपका हो गया शॉप का लेआउट। एक फार्मेसी में क्या होना चाहिए, एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो घुसड़ पुसड़ हो रही है सब जगह, उसको पता ही नहीं चल रहा कि मेडिसिन कहाँ रखनी है। एक प्रॉपर, एक वेल मेंटेन, एक एडिक्वेट क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए और साफ सफाई होनी चाहिए और एक टाइडी एनवायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, एप्रोप्रिएट स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल फॉर वैक्सीन एंड इंसुलिन। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी डिस्पेंसिंग इक्विपमेंट, बेसिक रेफरेंस टेक्स्ट लाइक इंडियन फार्माकोपिया एंड ड्रग इंडेक्सेस, ए सेपरेट प्राइवेट काउंसलिंग एरिया फॉर पेशेंट। देखो वैसे इंडिया में तो यार मैंने तो देखा नहीं है कहीं होता है, लेकिन हाँ जो विदेश के जो फॉरेन जो फार्मेसी होती है वहाँ पे एक अलग से एरिया होता है जहाँ पर क्या होता है, काउंसलिंग की जाती है। देखो जैसे फार्मेसी हो जाती है, ये पूरी फार्मेसी चली तो एक एरिया होता है, इसको बोलते हैं काउंसलिंग एरिया, जहाँ पे जो पेशेंट होता है वो एक फार्मासिस्ट क्या करता है, अपनी जानकारी करता है, फार्मासिस्ट को इन्फॉर्मेशन देता है, उसको काउंसिल करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सपोजर टू एक्सेसिव लाइट एंड डस्ट एंड पेस्ट। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसका प्रोटेक्ट करेंगे एक्सपोजर ऑफ एक्सेसिव लाइट, डस्ट एंड पेस्ट, इसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो देखो कुछ भी इसमें ऐसा पॉइंट नहीं था जो कि हमको रटना चाहिए, रटने की जरूरत पड़ेगी। ये सारे पॉइंट है जो आपको याद रहेंगे। फिर आते हैं डिस्पेंसिंग सेटअप। ठीक है, जब भी हम किसी को दवाई देते हैं तो हमको केयरफुली रिव्यू करना है प्रिस्क्रिप्शन को। डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, ठीक है, हमको केयरफुली एक तो इसको पढ़ना है। आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई द पेशेंट नेम, यहाँ पे जो नाम लिखा है भैया उसको ही देनी है। ऐसा नहीं है जैसे राम की दवाई है शाम को टिका दी, नहीं, इसका नाम बोलो कि भैया राम जी आपकी दवाई है और इसको नाम दे दी। पैक द ड्रग इन द सूटेबल सेफ कंटेनर। ठीक है, दवाई आपने इसको पर्चे के हिसाब से इसको निकाल दी, पेशेंट का नाम बोला और फिर इसको एक सूटेबल कंटेनर में देके पेशेंट को दे दी। ठीक है, अब जिस कंटेनर के अंदर दी थी उसके भी कुछ भैया क्या स्टैंडर्ड हैं, क्या स्टैंडर्ड हैं। मेडिसिन मस्ट बी डिस्पेंस इन एयर टाइट एंड रिजिड कंटेनर। ठीक है, देखो जो मेडिसिन है वो एक एयर टाइट और एक रिजिड कंटेनर में देनी चाहिए। लिक्विड प्रिपरेशन मस्ट बी डिस्पेंस इन ए फार्मास्यूटिकल ग्रेड बोटल्स। फार्मास्यूटिकल ग्रेड जो बोतल होती हैं उनके अंदर जो लिक्विड प्रिपरेशन है वो देनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेबलिंग की। लेबलिंग मिनिमम रिक्वायरमेंट, एवरी डिस्पेंस मेडिसिन लेवल मस्ट बी क्लियर स्टेट। ठीक है, मान लीजिए आपने दवाई दी, अब इसकी जो लेवल होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, जेनेरिक नेम ऑन द ड्रग। ठीक है, ये ड्रग है, इस पर इसका क्या होना चाहिए, जेनेरिक नेम होना चाहिए। इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे पैरासीटामोल कितने mg की नीचे लिख दी। डेट ऑफ डिस्पेंसिंग किस दिन दी है, पेशेंट का नाम भैया किसको मिली है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर, भाई कहाँ से आ रही है दवाई। ठीक है, इसका सेफली वार्निंग, जैसे बच्चों से दूर रहो और शेक वेल बिफोर यूज, जैसे सिरप आते हैं सस्पेंशन वाले उनको हिला के पीते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेशेंट काउंसलिंग एंड चेकलिस्ट के बारे में। काउंसलिंग इंप्रूव पेशेंट एडहेरेंस, मेकिंग श्योर दे टेक मेडिसिन करेक्टली, फार्मासिस्ट मस्ट कवर। इसका क्या मतलब है, काउंसलिंग क्या करता है, काउंसलिंग इंप्रूव करता है पेशेंट एडहेरेंस। पेशेंट एडहेरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे डॉक्टर है, ये डॉक्टर ने दवाई ली इस पेशेंट को। ठीक है, अब ये जो पेशेंट है ये दवाई प्रॉपर तरीके से लेता रहे, यानी दवाइयों पर टिका रहे, उसको क्या बोलते हैं, पेशेंट एडहेरेंस रहते हैं। ठीक है, तो पेशेंट अपनी दवाइयों पर टिका रहे तो उसके लिए फार्मासिस्ट भैया क्या कवर करे, नेम एंड पर्पस ऑफ मेडिसिन, कि यार तुम ये दवाई ले रही हो, ये दवाई ये है, पैरासीटामोल है और इसका काम क्या है, पर्पस क्या है इस मेडिसिन का, ऐसे। स्पेशल इंस्ट्रक्शन होते हैं फॉर यूज, जैसे कैसे हाउ टू रिमूव सपोजिटरी रैपिंग, हाउ टू प्रेस द कोलेप्सिबल बेसिस। ठीक है, डोजेज इंटरवल मतलब कितनी देर बाद लेनी है, ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी, जैसे साइड इफेक्ट के बारे में बात करेगा, व्हाट टू अकर इफ अगर हो तो, कॉन्ट्राइंडिकेशन, जैसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन जो होते हैं ना, जैसे ये इससे रिएक्ट कर सकती है तो मतलब कौन सी दवाई नहीं लेनी चाहिए, मतलब उसको प्रॉपर काउंसिल करेगा। ठीक है, कि क्या ये दवाई है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेगा, जिससे क्या होगा वो पेशेंट जो है वो दवाई को लेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट। देखो अब हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए, कौन से पढ़ लिए, यहाँ पे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया
प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट, जीपीपी। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे, जिसका नाम है लीगल रिकॉर्ड एंड मेंटेनेंस। तो वो चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे, दैट इज लीगल रिकॉर्ड एंड मेंटेनेंस। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945। तो देखो यार, ये आप भूल सकते हो, तो ये एक स्पेसिफिक याद होना चाहिए, ठीक है। एज पर दैट, अब देखो मैं इसको डीसी एक्ट बोलूँगा, ठीक है, डीसी एक्ट। एज पर डीसी एक्ट 1940, उसका रूल 1945, इंडिविजुअल पेशेंट मेडिसिन रिकॉर्ड शुड आइडियली बी मेंटेन इन ए कंप्यूटराइज सिस्टम फॉर इजी रिट्राइवल, ठीक है। मतलब कोई भी पेशेंट आएगा, उसका इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में होनी चाहिए, जिससे हम बाद में फ्यूचर रेफरेंस उससे ले सकें। फार्मेसी मस्ट मेंटेन सेपरेट रजिस्टर फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी है वो हम आगे देखने वाले हैं, उसके लिए सेपरेट क्या होना चाहिए, उसके पास रजिस्टर होना चाहिए। पहला आता है परचेज रिकॉर्ड। परचेज रिकॉर्ड में क्या आएंगे, परचेज रिकॉर्ड में आएंगे बिल। किसके बिल भैया, जो उसने डिस्ट्रीब्यूटर ने मेडिसिन, सॉरी जो रिटेल फार्मासिस्ट है उसने डिस्ट्रीब्यूटर से जो भी मेडिसिन लिए उसके पास उसके क्या होने चाहिए, परचेज रिकॉर्ड होने चाहिए। भैया लीगली तो दवाई आ रही है, ऐसा तो नहीं कहीं से और से टिका ला रहे हो दवाई, ठीक है। फिर उसके पास होनी चाहिए सेल्स का रिकॉर्ड, यानी डेली सेल्स डिटेल ऑफ मेडिकेशन, जो भी दवाई उसके पास से जा रही है उसकी दुकान से, तो उसके पास क्या होनी चाहिए, उनकी डिटेल रिकॉर्ड होना चाहिए। शेड्यूल H1 रजिस्टर, ठीक है, सेपरेट रजिस्टर फॉर हाई रिस्क एंटीबॉडी एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, इनका क्या होना चाहिए, अलग से रजिस्टर होना चाहिए। रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। एनडीपीएस रिकॉर्ड क्या होता है, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जो होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। टीबी ड्रग रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग ट्रैकिंग फॉर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, पता है जो टीबी के पेशेंट होते हैं ना, उनकी दवाई चलती है और उनकी एक गोली को भी ट्रैक किया जाता है कि भैया ये दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा, ठीक है। और एक्सपायरी एंड रिटर्न रिकॉर्ड जो होते हैं, मान लीजिए कोई दवाई है जैसे पैरासीटामोल है, ये एक्सपायर हो गई और ठीक है एक्सपायर हो गई, इसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, और इसको कब रिटर्न किया गया इसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ठीक है। फिर कुछ रेगुलेटरी रिकॉर्ड होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ द फार्मासिस्ट, चेंजिंग ऑफ प्रेमाइसिस और इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, ठीक है। मान लीजिए आपकी फार्मेसी में कोई और दूसरे फार्मासिस्ट काम करते हैं, तो ठीक है उनके रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, या फिर कभी आपकी फार्मेसी में इंस्पेक्शन वगैरह हुआ तो उनके रिकॉर्ड भी रखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आएगा NSQ ड्रग रिकॉर्ड। NSQ ड्रग रिकॉर्ड क्या होते हैं, नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी ऐसे ड्रग जो कि क्वालिटी के नहीं थे, ठीक है, उसके भी हमको रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हमने देखो कितनी चीज़ कवर कर ली, हमने कर ली है टोटल चीज़ें कवर 3, कौन कौन सी हो गई, देखो प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, जीपीपी, और हमने बात कर ली कौन कौन से रिकॉर्ड रखे जाते हैं। अब हमारे पास 2 पॉइंट रह गए हैं, टॉपिक रह गए हैं, जो कि है PPR 2015 और SOP। तो चलिए एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। देखो PPR 2015 का मतलब क्या है, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015, ठीक है। यानी फार्मेसी की प्रैक्टिस को रेगुलेट करते हैं 2015 के नियम हैं, उनको देखने वाले हैं। अब इतना बार बार लंबा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सीधा PPR, ठीक है। तो जो ये PPR है, ये इसको एनफोर्स किसने किया था, PCI ने, ठीक है। PCI न्यू दिल्ली ने इनको क्या किया था, इसको लगवाया था। दिस रेगुलेशन लीगली गवर्न हाउ फार्मेसी इज प्रैक्टिस इन इंडिया, ये गवर्न करती है कि यार आपका जो मेडिकल स्टोर है, जो फार्मेसी है, वो कैसे काम करेगी, ठीक है। इसके अंदर कुछ की रूल्स थे, जैसे कि क्वालिफाइड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग मस्ट बी कैरिड आउट बाय अ क्वालिफाइड रजिस्टर फार्मासिस्ट ओनली, ठीक है। एक क्वालिफाइड जो फार्मासिस्ट हो वही केवल दवाई को दे, ऐसा नहीं है अगर कोई नत्थु वगैरह कोई भी दवाई दे रहा है, नहीं, क्या होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। प्रोफेशनल ड्रेस कोड, उसके पास एक ड्रेस कोड होना चाहिए, जैसे द फार्मासिस्ट मस्ट वियर ए वाइट एप्रॉन एंड ब्लैक बैच प्लेट डिस्प्लेइंग देयर नेम एंड देयर रजिस्ट्रेशन नंबर। देखो उसके पास क्या होना चाहिए, एक ऐसा कोट होना चाहिए, ठीक है। उसके पास उसके कोट होगा यहाँ पे, और उस पर उसका नाम और उसका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है। उस डिस्प्ले ऑफ सर्टिफिकेट, द ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मस्ट बी डिस्प्ले प्रोमिनेंटली इन द प्रेमाइसेस वेयर इट इज विजिबल टू द पब्लिक। जो आम जो जनता है, आम जो लोग हैं, वो उस आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको आसानी से देख पाएँ कि भैया हाँ तुम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो नहीं हो, ठीक है। एक काउंसलिंग सेल होनी चाहिए, ए सेपरेट डेडिकेटेड सेल एरिया मस्ट बी अरेंज विद इन द फार्मेसी फॉर पेशेंट काउंसलिंग। अब आप कहोगे ऐसा तो हमने देखा नहीं है, एक फार्मेसी होती है वहाँ तो बहुत भैया दवाई देके ओके टाटा बाय बाय सी वाला कर देता है, लेकिन जो वैसे बताऊँ क्या होता है, वैसे होना क्या चाहिए, उसके पास एक डेडिकेटेड सेल होनी चाहिए जिसमें वो पेशेंट को काउंसिल कर सके, ठीक है। और जब वो काउंसिल करेगा तो इसके बदले वो कंसल्टेशन फीस भी ले सकता है। ए फार्मासिस्ट में चार्जेस ए कंसल्टेशन फी फॉर देयर प्रोफेशनल सर्विसेज, जो उसको सर्विसेज दे रहा है, जो कंसल्टेशन दे रहा है उसके रिगार्डिंग वो उससे फीस भी चार्ज कर सकता है, ठीक है। सर्टिफिकेट रेंटिंग प्रोहिबिशन, द रेंटिंग आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू अ शॉप विदाउट बीइंग फिजिकली प्रेजेंटेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। फिर हम अगला पॉइंट आते हैं, मिसकंडक्टेड पेनल्टी, रेंटिंग आउट ए सर्टिफिकेट विदाउट प्रोवाइडिंग डिस्पेंसिंग सर्विसेज इज ट्रीटेड एज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड द रिजल्ट द परमानेंट कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो जो किराए पे जो मेडिकल लाइसेंस दे देते हैं ना, ये क्या होता है, ये बिल्कुल गलत चीज़ होती है, ठीक है। अगर ऐसा पाया जाता है तो जो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का उसका परमानेंट क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा, ठीक है। पब्लिक कंप्लेंट्स, इफ ड्रग आर डिस्पेंस बाय अनक्वालिफाइड पर्सन by the public lodge a formal complaint against the pharmacy directly to the registrar of the state of the central pharmacy counseling under section 14B of chapter 9 of PPR 2015।
मतलब क्या, देखो अगर एक तो डिग्री किराए पे नहीं देनी, किराए पे डिग्री दे रही हो और भैया वही दवाई को डिस्पेंस कर रहा है, तो इसके खिलाफ क्या हो सकती है, कंप्लेंट रजिस्टर की जा सकती है। इसके अंदर जो याद रखना है वो है ये सेक्शन 14B ऑफ चैप्टर 9 ऑफ PPR 2015। तो 5 में से हमारे 4 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है SOP। देखो अब हमारा लास्ट टॉपिक है वो है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं जो कि स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, यानी ये पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं, यानी इसके बाद ये काम करना है, यानी ये क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट मस्ट बी फॉलोड बाय द फार्मेसी स्टाफ रूटीनली टू परफॉर्म एवरीडे टास्क। ठीक है, पहले ही आपको क्या होगा, ये SOP है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा काम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग सारा काम किया जाता है, जिससे क्या हो, स्मूथली सारा का सारा काम चलता जाए। अब बात करते हैं कोर ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज के बारे में। तो SOP फॉलो करने से हमको एक यूनिफॉर्मिटी मिलती है। एंश्योर एवरी स्टाफ मेंबर परफॉर्म अ टास्क द एग्जैक्ट सेम वे। ठीक है, और ये रिड्यूस करता है मिसकम्युनिकेशन को, रेगुलेट कंप्लाइंसेज होते हैं, मिनिमम मिस्टेक होती हैं, और ये काम करता है एज अ ट्रेनिंग टूल। ठीक है, मैंडेटरी कंटेंट ऑफ SOP। ठीक है, एवरी ऑफिशियल SOP डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन दीज एलिमेंट। कौन से दीज एलिमेंट, जो ये एलिमेंट है ये, जैसे उसका टाइटल होना चाहिए, क्लियर नेम ऑफ द प्रोसीजर। एग्जांपल SOP फॉर हैंडलिंग एक्सपायर्ड ड्रग। अगर मान लीजिए कोई ड्रग एक्सपायर हो गई है, तो उन ड्रग को कैसे कैसे हमको हैंडल करना है, कौन कौन से स्टेप लगेंगे, वो सारी हम इसमें बात करेंगे। पर्पस क्या है, द एग्जैक्ट रीजन फॉर राइटिंग द SOP, यानी ये SOP बनाई क्यों गई है। स्कोप, द स्पेसिफिक एरिया और डिपार्टमेंट कवर्ड बाय द SOP। प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप एक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। सेफ्टी मेजर, सेफ्टी प्रोटोकॉल एंड प्रिकॉशंस टू मिनिमाइज रिस्क। रेस्पॉन्सिबिलिटी, नेम्स और डेजिग्नेशन ऑफ द स्पेसिफिक पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सिक्यूटिंग द टास्क। साइन ऑफ नेम, सिग्नेचर एंड डेट ऑफ द रिव्यू ऑफ द पर्सन हु क्रिएटेड और अपडेटेड द SOP। ठीक है, उसका नाम, सिग्नेचर, जिसने भी SOP को क्रिएट किया है या फिर अपडेट किया है, तो उसका नाम, सिग्नेचर और डेट वगैरह सब होनी चाहिए। अब देखो ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए थे, और ये 2025 का पेपर है, किसका, RUHS का, कम्युनिटी फार्मेसी का। ठीक है, तो इसको आप देख लेना, सारे के सारे आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।